किसी भी देश के विकास में जितना ज्यादा बड़ा रोल वहाँ की गवर्नमेंट का होता है, उतना ही बड़ा रोल वहाँ के टॉप और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज का भी होता है। कोरिया के लिए वो सैमसंग है। यूएस की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है वो दुनिया के पावर पे कंट्रोल करती है। वहाँ के जो टॉप टेक फर्म्स है वो आज दुनिया का नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। और इसी तरीके से भारत में भी कुछ कंपनियां बनी हैं या उभर रही है जो देश को एज अ नेशन इकट्ठा रखने के लिए जरूरी है। कई कंपनीज का नाम इसके अंदर आप ले सकते हो। कोई अडानी कह सकता है, कोई रिलायंस कह सकता है, कोई टाटा का नाम ले सकता है। लेकिन इन सारी कंपनीज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल हमारे देश में है और लार्सन एंड ट्यूब्रो उन्हीं में से एक कंपनी है। लेकिन ये कंपनी हमारी सरकारों से इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि बेंगलुरु के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उन्होंने त्याग दिया और गवर्नमेंट को जो है ये कह दिया कि हम आपके लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और ये है कहानी बेंगलुरु की सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट और लार्सन एंड ट्यूब्रो के कॉन्ट्रैक्ट की। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के पहले हमें तीन कंपोनेंट्स क्या समझने हैं वो जानना जरूरी है। पहला ये कि बेंगलुरु का सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा ये कि लार्सन एंड ट्यूब्रो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कैसे होता है, और लास्टली किस तरीके से ये जो पूरा डील था वो बिखर गया। तो समझना शुरू करते हैं बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से। देखो, बेंगलुरु जो है एक्सपांड बहुत ही ज्यादा बहुत तेजी से हुआ। यहाँ पर मास रैपिड के नाम पे बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट है और ये बात कोई आप लोगों से छुपी नहीं है। इसके लिए बेंगलुरु में मास रैपिड मेट्रोस वगैरह जो है इनका काम तेजी से करना जरूरी था। अब बेंगलुरु के अंदर मेट्रो लाइन तो धीरे धीरे खुलती रही। इनफैक्ट कुछ दिन पहले बेंगलुरु मेट्रो में जो येलो लाइन का फेज खुला वो खुलते ही बहुत ज्यादा क्राउडेड बनना शुरू हो गया, क्योंकि ये इस शहर की नीड है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सबर्बन रेलवे डिजाइन करने का भी प्लान लिया और उसका काम शुरू किया बेंगलुरु के एरियाज में। अब सबर्बन रेलवे यहाँ पे किस तरीके से, आप जानते हो मुंबई के पास में लोकल ट्रेन नेटवर्क है, यानी कि भारतीय रेलवे की लाइंस पर आपको डे टू डे कम्यूटर ट्रेन चलते हुए नजर आएगी, यानी जो छोटे डिस्टेंसेस कवर कर दी है, 50-100 किलोमीटर्स की फास्ट कम्यूटर्स, स्लो कम्यूटर्स, इस तरीके की ट्रेन होती है। दिल्ली का भी एक छोटा सा लोकल ट्रेन नेटवर्क है, चेन्नई का एक डिसेंटली साइज नेटवर्क है, और अगर कोलकाता की बात करें तो मुंबई के बाद अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरी लोकल ट्रेन नेटवर्क है तो वो कैलकाटा में ही है। और सिमिलर चीज बेंगलुरु भी करना चाहता था, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स जो है वो जरूरी होते हैं एक सबर्बन नेटवर्क को बनाने के लिए। पहली बात ये कि रेलवे का नेटवर्क ही उतना ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। अब कई बार जो लाइंस बनती है लोकल ट्रेन के अंदर वो डिमांड्स के साथ बढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु शहर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है और डिमांड ऑलरेडी हाई है, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था। वैसे इस प्रोजेक्ट को मेट्रो के ऊपर चूज इसलिए किया गया क्योंकि मेट्रो का नेटवर्क अलग से बन ही रहा था, लेकिन सबर्बन रेलवे जो है वो लोगों को ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस ले जा सकती थी। ऑलरेडी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत सारी लाइंस आपको पहली बनाकर मिलती है। आपको बस कुछ जगहों पे लाइंस एक्सपांड करनी है, स्टेशंस बनाने हैं और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और इसी के अंतर्गत 4 कॉरिडोर्स प्लान किए गए बेंगलुरु सबर्बन नेटवर्क के अंदर। ये लाइंस जो थी वो पहली वाली संपी की लाइन थी, केएसआर बेंगलुरु से एयरपोर्ट तक। उसके बाद में सेकंड लाइन जो थी वो थी मली की लाइन, जो कि बेगनाहल्ली से लेकर चिकाबनावरा के बीच में बननी थी। नेक्स्ट कॉरिडोर जो था थर्ड वाला वो परिजाका लाइन के नाम से जाना जाता, केनगिरी टू व्हाइटफील्ड। और फोर्थ कॉरिडोर कनका लाइन जो हेलगे से राजनाकुंटे के बीच में बननी थी। ये जो लाइंस थी ये सारी की सारी ब्रॉड गेज होती, जो भारतीय रेलवे का नॉर्मल नेटवर्क है वो डबल ट्रैक्स होते हैं अप और डाउन के लिए, और इनके ऊपर मेनली एसी सबर्बन ट्रेन जैसी चलती है उस लेवल की ट्रेन को चलाया जाना था। ज्यादातर तो ये एट ग्रेड ही बन रही थी, यानी जमीन पे, लेकिन कई सेक्शंस में ये एलिवेटेड भी बनाई जा रही थी। और इसी के अंदर अब हमारा रोल शुरू होता है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है उन कंपनीज में से एक थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने बिड्स को सामने रखा, बेसिकली टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे एक छोटा टेंजेंट कि टेंडर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से जो है वो किया जाता है। जनरली जब कभी जमीन होती है जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जानी है, उसको खाली करवा के देने का काम सरकार का होता है। वहां के रजिस्टर और उसके आसपास के जो काइंड ऑफ ए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसका होता है। यहाँ पर सिमिलरली बेंगलुरु मेट्रो का ये कॉरिडोर जो था उसको बनाते समय जो लैंड की रिक्वायरमेंट थी वो खाली करके देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी,
ताकि कंपनी आके वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन कर सके। ऑब्वियसली कंपनी को हक नहीं है कि वो कोई एंक्रोचमेंट हटाए या लैंड इन्वेस्टमेंट दे या एक्विजिशन का काम करे। और कई बार जब हम सुनते हैं कि लैंड एक्विजिशन के चक्कर में प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर की जनरली गलती नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टर तो चाहता है कि उसकी मशीनरीज वर्कर्स जल्द से जल्द फ्री हो, उनको भी उनके बिल्स जल्द से जल्द मिले, लेकिन लैंड गवर्नमेंट एक्वायर क्योंकि दे नहीं पा रही होती है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं। जो कॉरिडोर 2 और 4 था, यहाँ पे भी लैंड की रिक्वायरमेंट लार्सन एंड ट्यूब्रो को थी, लेकिन 3 साल हो गए बिड्स के फाइनलाइजेशन के बाद, फिर भी सिर्फ 8.28% ऑफ लैंड ही गवर्नमेंट ने लार्सन एंड ट्यूब्रो को एनकम्बरेंस फ्री करके दिया। एनकम्बरेंस फ्री मतलब वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो, जमीन प्रॉपर्ली जो है गवर्नमेंट के अंडर हो, ऐसा वाला पूरे कॉरिडोर जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना था उसका सिर्फ 8.28% लार्सन एंड ट्यूब्रो को दिया गया। और इसकी वजह से लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है मोबिलाइजेशन अपने कामों का नहीं कर पा रही थी, एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की शुरू कर नहीं पा रही थी। बार बार रिमाइंडर्स देने के बाद भी इसके ऊपर कोई हलचल मची नहीं। और फाइनली लार्सन एंड ट्यूब्रो ने जो है गवर्नमेंट को ये बोला कि यहाँ पे उनका नुकसान हो रहा है, जो उन्होंने मशीनरी की मूवमेंट की है, जो उन्होंने वर्कर्स के लिए प्लान्स बनाए हैं, जो उन्होंने यहाँ पे प्रिलिमिनरी काम शुरू किए हैं, वो लॉस में जा रहे हैं। और इसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते ही वो बेंगलुरु कमर्शियल कोर्ट चले गए। और बेंगलुरु कमर्शियल कोर्ट जाकर उन्होंने कॉरिडोर 2 के लिए 500 करोड़ की भरपाई लगाई है और कॉरिडोर 4 के लिए 150 करोड़ से ज्यादा की भरपाई जो है उसकी मांग कर्नाटका के गवर्नमेंट के सामने की है। अब ये भरपाई क्यों, कई लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर उनका जो नुकसान हुआ ये लैंड न मिलने की वजह से उसके चक्कर में की जा रही है, तो वो तो एक रीजन है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर है गारंटीज की। जनरली कोई कॉन्ट्रैक्टर जब ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो गवर्नमेंट को उनको कोई गारंटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पैसा ले और कंस्ट्रक्शन करे ना, गवर्नमेंट कुछ उसका उल्टा नुकसान वगैरह हो जाए, तो गारंटी जो है उसमें से पैसा जो है रिकवर किया जाता है। कर्नाटका की कमर्शियल हाई कोर्ट में जाकर सीधा लार्सन एंड ट्यूब्रो ने कहा है कि उनकी कोई गारंटी को जब्त करने को सरकार का हक नहीं है, प्लस ये वाले चार्जेस लगा दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि लैंड एक्वायर हो क्यों नहीं पाया। देखो, ये जो सबर्बन रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसको बनाने के लिए एक एसपीवी बनाई गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका नाम की राइड था। लेकिन बेंगलोर के गवर्नमेंट का या कर्नाटक के गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर लंबे समय से नहीं था। इनफैक्ट ये जो की राइड नाम की एसपीवी थी, इसके अंदर एक फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर तक नहीं था आज से कुछ महीनों पहले तक। तो आप समझ सकते हो कि किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट का जिसकी वैल्यू 15,000 करोड़ के ऊपर की है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर न होना फुल टाइम, वो कितना ज्यादा सीरियस मैटर बताता है। इसके अलावा कॉरिडोर 2 के अंदर एक जगह थी जहाँ पे 157 पेड़ों को काटा जाना था और इसके चक्कर में कुछ केसेस वगैरह हो गए थे। ये भी लैंड एक्विजिशन को डिले कर रहे थे। साथ साथ पॉलिटिकल रीजंस तो होते ही है किसी भी लैंड एक्विजिशन के दौरान, जहाँ पर किसी की वोट बैंक के घर गिरते हैं, किसी का जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली नुकसान हो सकता है इमेज का, जिसके चक्कर में प्रोजेक्ट को डीले करना पड़ता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट वगैरह है ये काफी ज्यादा नुकसानदेही हो गए इस प्रोजेक्ट के लिए। और एक बड़ी कंपनी जो देश के अंदर बुलेट ट्रेन्स बना रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बना रही है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रही है, उनको बैकआउट करना पड़ गया इस प्रोजेक्ट से। हालांकि अभी कोर्ट्स के अंदर डिसाइड होगा गारंटीज का क्या होगा, टर्मिनेशन ठीक था नहीं था, कौन भरपाई देगा, किसको देगा, और अकॉर्डिंगली जो है फाइनल डिसीजन पे रीच आउट किया जाएगा। लेकिन ये अच्छा इमेज नहीं है। कुछ सालों पहले मुंबई में बीडीडी चौल रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो भी लार्सन एंड ट्यूब्रो को मिला था, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट के बाद में बैकआउट करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उस समय पे जो गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में वो भी प्रोटेस्ट वगैरह के चलते और कुछ लोगों के हितों के चलते जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने नहीं दे रही थी और लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो काम आगे बढ़ा नहीं पा रहा था। बैकआउट करने के बाद में फिर समझौते वगैरह हुए, गवर्नमेंट भी चेंज हुई महाराष्ट्र में, और अभी जो है बीडीडी चौल के अंदर के कुछ फ्लैट्स की चाबियां विद इन अ फ्यू डेज, इनफैक्ट प्रोबेबली जो है अगले कुछ हफ्तों में ही लोगों को दे दी जाने वाली है। तो कई बार जो पॉलिटिकल विल होती है वही प्रोजेक्ट्स को रोकती है और ब्यूरोक्रेट्स का तो ऑब्वियसली रूल होता ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के अंदर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।